हेलो दोस्तों, यदि आप भी 24 मार्च को साइंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं क्लास 9th का एनुअल एग्ज़ाम में, तो आप लोगों ने सही वीडियो पर क्लिक किया है। जिन बच्चों का 24 मार्च को साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है, उनके लिए इस वीडियो में वायरल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में चर्चा करने वाले हैं। एनुअल एग्ज़ामिनेशन 2025 के लिए ये वीडियो होने वाला है। क्लास 9th के लिए विज्ञान का ये होने वाला है, जो कि 100% वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसमें आपको बताए जाएंगे। और आप लोग का जो विषय कोड रहने वाला है सभी जिला का, वो 112 रहने वाला है। तो सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। ये 100% ओरिजिनल होने वाला है, इसलिए आप लोग इसको एक पेज में लिख लीजिएगा, ताकि आप लोग को परीक्षा में बनाने में बहुत कम समय लगेगा। ठीक है, सभी लोग इसको जरूर देखेंगे अंत तक। आपको जैसा कि पता होना चाहिए कि आप लोग का कुल 80 प्रश्न ऑब्जेक्टिव में रहते हैं, और उसके लिए आप लोग का कुल जो साइंस का जो नंबर होता है वो 80 नंबर का एग्ज़ाम आप लोग का होता है। और आप लोग को कुल 2 घंटा 45 मिनट का समय दिया जाएगा। इसी में आप लोग को 80 नंबर का सवाल का जवाब लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को खंड अ देखने को मिल सकता है। तो है ना, खंड आ सबसे पहले आप लोग को देखने को मिलता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें रहते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न। 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहते हैं, जिसमें से 40 प्रश्नों का जवाब आप लोग को देना पड़ता है। किसमें? OMR शीट में भरना पड़ता है, और जिसके लिए आप लोग को कुल 40 अंक मिल जाते हैं, 40 नंबर मिल जाते हैं। तो आइए जल्दी से हम लोग बढ़ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और आगे बात हम लोग करने वाले हैं इसी वीडियो में कि आप लोग को यह PDF जो है वो कहाँ से मिल सकता है। तो आगे आप लोग बने रहिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि कहाँ पर आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का PDF मिल सकता है आपको। ठीक है, चलिए, तो पहला नंबर सवाल आपके सामने है, निम्न में से कौन आधारी राशि नहीं है? इनमें से कौन आधारी राशि नहीं है बच्चों? तो राइट आंसर आपका होगा बेग जो है वो आधारी राशि नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका ए जवाब सही होने वाला है, बेग आधारी राशि नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर सवाल आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे स्पीडोमीटर से मापा जाता है? तो किसे स्पीडोमीटर से मापा जाता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, तात्कालिक चाल को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, तात्कालिक चाल को मापा जाता है, सी नंबर ऑप्शन। अगला नंबर सवाल आपके सामने है, 3 नंबर सवाल है, गति का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है? तो गति का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है, F बराबर m/n। m a किस में होता है बच्चों? तो आपका सेकेंड लॉ में होता है, याद रखेंगे, न्यूटन का द्वितीय गति नियम याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल 4 नंबर आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि का SI मात्रक न्यूटन होता है? तो किस भौतिक राशि का SI मात्रक न्यूटन होता है? आप सभी लोग याद रखिएगा, बल का मात्रक न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए जवाब सही होने वाला है, करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, ए नंबर ऑप्शन। अगले नंबर सवाल में बढ़ते हैं, 5 नंबर सवाल है, जी का मान होता है, ये बताइए आप लोग क्या होगा? तो जी का मान सबसे कम कहाँ पर होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, सबसे कम जो है भूमध्य रेखा पर होता है। ऑप्शन नंबर आपका वी करेक्ट होने वाला है, भूमध्य रेखा पर होता है। और आप लोग याद रखिएगा कि भूमध्य रेखा के नज़दीक हमारा देश पड़ता है, भारत। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है। अगला नंबर सवाल 6 नंबर कहता है, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? तो याद रखिएगा, अदिश राशि आप लोग का राइट आंसर क्या होने वाला है? आप लोग कहेंगे वेग जो है वो अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। तो आपको बता दें कि आप लोग को PDF इसका कहां पर मिल सकता है। पूरा PDF लेने के लिए आप सभी लोग एक नंबर आपको बताते हैं, PDF वहां से ले सकते हैं, 810225825657। आप लोग इस व्हाट्सअप नंबर पर, इस पर आप लोग को मैसेज करना है, हाय कुछ भी लिख दीजिएगा आप लोग, ताकि आपका मैसेज चला आए, और आपको हम इधर से ग्रुप लिंक भेजेंगे बिना बोले हुए आपका। ठीक है, आप बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोलिएगा तो हम भेज देंगे। वहां पर आप लोग जाकर ज्वाइन कर लेंगे लिंक पर क्लिक करके, और आपको पूरा PDF उसी ग्रुप में मिलता रहेगा, जो भी हम लोग डालते रहते हैं उस पर। ठीक है, चलिए, 7 नंबर सवाल है कि कार का SI मात्रक क्या होता है? तो 7 नंबर सवाल का राइट आंसर होने वाला है, कार का जो SI मात्रक होता है वो जूल होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, कार का SI मात्रक जूल होता है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन जूल होने वाला, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल है, 8 नंबर कहता है कि किस तापक्रम पर शुद्ध पानी का घनत्व महत्तम होता है? तो किस तापक्रम पर शुद्ध पानी का जो घनत्व है वो महत्तम होता है? राइट आंसर आपका होने वाला 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला 4 डिग्री
डिग्री सेल्सियस पर। अगला नंबर सवाल आपके सामने आता है 9 नंबर सवाल है, समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? तो समय के साथ जब वेग में परिवर्तन हो रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा, समय के साथ जब वेग में परिवर्तन होता है इसी को हम लोग बोलते हैं त्वरण। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सही है? तो आपको पता होना चाहिए सब में 1 न्यूटन दिया गया है, 1 न्यूटन दिया गया है और 1 न्यूटन जो है वो बराबर होता है तो 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। ऐसा क्यों होता है मेरे प्यारे बच्चों? आपको पता होना चाहिए F बराबर ma होता है। F का मतलब बल हो गया, बल का मात्रक न्यूटन होता है और m बराबर क्या होता है? तो m का मात्रक जो होता है वो केजी होता है, मतलब द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है और a का मतलब त्वरण, इसका मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको लिख देंगे तो आपका राइट आंसर बी नंबर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। 11 नंबर सवाल है, घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? तो घनत्व का जो एसआई मात्रक होता है वह केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखेंगे। 12 नंबर सवाल है, 1 वाट बराबर होता है? तो 1 वाट बराबर, आप लोगों ने वाट बराबर पढ़ा होगा, क्या होता है? तो जूल बटा क्या होता है? जूल बटा समय होता है, आप सभी लोग याद रखिएगा, जूल बटा समय होता है, बी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। 13 नंबर सवाल है कि ध्वनि है बच्चों, तो ध्वनि क्या है? एक प्रकार की, तो ध्वनि जो है वह ऊर्जा का एक रूप होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, ऊर्जा का एक रूप होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला नंबर सवाल है 14 नंबर है कि समतल सतह से ध्वनि तरंग के परावर्तन के बाद निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक अपवर्तित रहता है? ऑप्शन नंबर आपका क्या होने वाला है? तो राइट आंसर 14 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। 15 नंबर सवाल है कि धनुष की जो तनित डोर जो होता है कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो धनुष की जो डोर होती है उससे कौन सी ऊर्जा संचित रहती है? तो याद रखिएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, इससे तेज ऊर्जा संचित रहती है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, इससे तेज ऊर्जा संचित रहती है, याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल 16 नंबर है, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक या व्यापारिक मात्रक कह सकते हैं, तो राइट आंसर आपका होगा किलोवाट पर घंटा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। ऐसे इसका मात्रक यूनिट होता है लेकिन यूनिट नहीं दिया गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं किलोवाट पर घंटा भी, ठीक है। चलिए 17 नंबर सवाल है, 18 किलोमीटर पर घंटा का वेग जो है आप लोग को ज्ञात करना है, मीटर पर सेकेंड में ज्ञात करना है। तो किसके बराबर होगा? पता होगा, जब मीटर पर सेकेंड में बदलना है तो हम लोग को इसको गुना करना पड़ेगा 5/8 से, यानी 18 से। तो 18 से 18 कट गया, इसका मतलब 5 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, सी नंबर ऑप्शन आपका जवाब सही होने वाला है, 5। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर सवाल आपके सामने है, ध्वनि तरंग की चाल सबसे अधिक होती है? तो ध्वनि जो तरंग की जो चाल होती है वो सबसे अधिक ठोस में होती है। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट होने वाला है, सबसे अधिक ठोस में होती है। 19 नंबर सवाल है कि श्रव्य ध्वनि का परास होता है? तो श्रव्य ध्वनि का जो परास होता है राइट आंसर होगा 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर सवाल है कि तरंग की आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य एवं चाल में क्या संबंध होता है? तो याद रखिएगा, आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य और चाल में जो संबंध होता है v बराबर φ/n होता है। ऑप्शन नंबर आपका वी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखेंगे। अगले नंबर सवाल में बढ़ते हैं। 21 नंबर अगला है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान क्या होता है? तो कैपिटल जी का जो मान होता है वह 6.67 गुना 10⁻⁻18 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखिएगा। 22 नंबर सवाल आपके सामने है, निम्न में से कौन सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सही है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा कौन सही होगा। तो वी स्क्वायर बराबर क्या होता है? यू स्क्वायर प्लस, है ना, 2as होता है, और जब यू स्क्वायर माइनस में जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा? यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा आपका 2as। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला, याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल आपके सामने है, 23 नंबर सवाल है, निम्न में से किसका जड़त्व अधिक होता है?
तो सबसे जड़त्व सबसे जो अधिक होता है वह किसका जड़त्व सबसे अधिक होता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, आप लोग का करेक्ट ऑप्शन होगा रेलगाड़ी का जो जड़त्व है वह सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी जवाब सही होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला नंबर सवाल है 24 नंबर है, ध्वनि तरंगे होती है, ये बताएंगे राइट आंसर क्या होगा आपका? तो ध्वनि तरंगे होती है, आप सभी लोग याद रखिएगा, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर सवाल है कि संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है, तो याद रखिएगा संवेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? तो आप सभी लोग याद रखिएगा त्वरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, याद रखेंगे। 26 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ नहीं है? तो इनमें से कौन सा पदार्थ नहीं है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ये जो ऊष्मा जो है वो प्रक्रिया है, याद रखिएगा ऊष्मा प्रक्रिया है, पदार्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर सवाल है कि वाष्पन का वेग निर्भर करता है, तो वाष्पन का जो वेग है वो निर्भर करता है, तो आप सभी लोग का राइट आंसर होने वाला है ताप पर, पृष्ठ क्षेत्रफल पर, द्रव की प्रकृति पर, या इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है, वाष्पन का जो वेग है वो निर्भर करता है ये सभी चीज़ों पर कि क्या उसमें वो जो द्रव है वो उसमें क्या है। अगला नंबर सवाल 28 है, किसी गैस का सीधे ठोस रूप में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो याद रखिए किसी गैस का सीधे है ना, किसी गैस का सीधे ठोस के रूप में परिवर्तन जो है वो क्या कहलाता है बच्चों? तो आप सभी लोग इसको आप सभी लोग याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आपका करेक्ट ऑप्शन जो होने वाला है, आप सभी लोग इसको याद रखेंगे, बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ऑप्शन नंबर आपका होगा ए नंबर ऑप्शन, उद्धव पातन। अगला नंबर का था 29 नंबर है, आपके सामने 29 नंबर सवाल है कि शुष्क बर्फ हो, ये बताइए आप लोग क्या होने वाला है? जो शुष्क बर्फ होता है वो क्या होगा राइट आंसर? इनमें से कौन शुष्क बर्फ है? याद रखिएगा ठोस CO2 जो है वो शुष्क बर्फ है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल है कि संघनन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन परिवर्तित होता है? तो संघनन की प्रक्रिया जो है कौन परिवर्तित होता है? तो संघनन में क्या होता है? तो वाष्प से ठोस क्या होगा आपका राइट आंसर? ठोस से द्रव में बदलता है। अगला नंबर सवाल आपके सामने है 31 नंबर आपके सामने आ चुका है, कहता है कि वह प्रक्रिया जिसमें दो या अधिक गैस परस्पर घुल मिल जाते हैं उसको क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा वह प्रक्रिया जो है ना दो या दो से अधिक गैस परस्पर घुल मिल जाते हैं उसको विसरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, उसको विसरण कहा जाता है, याद रखेंगे आप लोग। अगला है कि किसी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन का द्रव्यमान क्या कहलाता है? तो किसी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन का जो द्रव्यमान होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? याद रखिएगा उसको घनत्व कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, घनत्व कहा जाता है। अगला नंबर सवाल 33 है, आपके सामने दिया हुआ है, कहता है कि निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा कपूर को शुद्ध रूप से प्राप्त किया जा सकता है? तो किस विधि के द्वारा कपूर को शुद्ध रूप से प्राप्त करते हैं? याद रखिएगा आप लोग उद्धव पातन के द्वारा प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखेंगे। 34 नंबर सवाल है, किसी पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान को क्या कहा जाता है? तो किसी पदार्थ के द्वारा छेका गया कुल स्थान को हम लोग इसको आयतन बोलते हैं, और याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है 35 नंबर है कि बर्फ़ का घनत्व जल के घनत्व से क्या होता है? तो बर्फ़ का जो घनत्व है जल के घनत्व से क्या होता है? तो कम होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, कम होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी जवाब सही होने वाला है। अगला नंबर सवाल है 36 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें द्रव का वाष्पन तेजी से हो सकता है? तो द्रव का वाष्पन जो है वह तेजी से हो सकता है किसमें? तो याद रखिएगा परख नली में। ऑप्शन नंबर आपका ए जवाब सही होने वाला है, आप सभी लोग याद रखेंगे। अगले नंबर सवाल में बढ़ते हैं, कोलाइडली विलयन में कोलाइडली कण का आकार होता है। तो कोलाइडली विलयन में कोलाइडली कण का जो आकार होता है वो क्या होता है? 10⁻⁻6 सेंटीमीटर होता है। इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, इसका कन्फर्म नहीं है। अगला नंबर सवाल आपके सामने 38 है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक है? तो यौगिक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? यौगिक का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर आपका क्या होने वाला है? तो जल जो है वो यौगिक है। सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल है कि परमाणु संख्या क्या होता है? तो परमाणु संख्या बोलते हैं परमाणु की संख्या को, इलेक्ट्रॉन की संख्या को, और नाभिक में इकाई धन आवेश की संख्या को। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जवाब सही होने वाला है, करेक्ट होने वाला है। 40 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन युग्म संभारिक है? तो कौन सा युग्म संभारिक है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है, संभारिक होगा बी नंबर ऑप्शन। 41 है कि परमाणु का मौलिक कण क्या होता है?
तो 41 नंबर सवाल का जवाब क्या होने वाला है, परमाणु का जो मौलिक कण होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखेंगे। तो जिन बच्चों को इसका पूरा PDF चाहिए वो 810225 पर आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ग्रुप लिंक भेज दिया जाएगा और आप लोग वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं पूरे जितने भी ग्रुप के जितने भी चीज़ आप लोग को हम पढ़ाते हैं वो सभी का PDF है ना। एल्युमिनियम ऑक्साइड की सही सूत्र क्या होगा, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो Al2CO3 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल आपके सामने 43 नंबर है कि सिल्वर का संकेत क्या होता है, तो सिल्वर का हम लोग बोलते हैं Ag बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, सिल्वर को हम लोग Ag कहते हैं, बी नंबर ऑप्शन। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन त्रिबंधक तत्व है, तो इनमें से कौन त्रिबंधक तत्व है, तो राइट आंसर क्या होने वाला है, त्रिबंधक। तो राइट आंसर आप लोग का क्या होने वाला है, आप सभी लोग याद रखिएगा 44 नंबर सवाल का राइट आंसर। देखिए त्रिबंधन किस में, जब 3 इलेक्ट्रॉन की कमी होगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन की कमी किस में हो रहा है, तो ऑक्सीजन में होगा। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होगा। कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन की कमी होगा। आर्गन में कितना होगा, 3 इलेक्ट्रॉन की कमी, 3 नहीं होगा यहाँ पर, 5 इलेक्ट्रॉन की कमी होगा। लेकिन नाइट्रोजन में जो है 3 इलेक्ट्रॉन की कमी होगा, इसलिए आप लोग का राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट होने वाला है, डी नंबर ऑप्शन नाइट्रोजन हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। अगला नंबर सवाल आपके सामने 45 है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9.11 इंटू 10⁻³ kg होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग इसको याद रखेंगे। अगले नंबर सवाल में हम लोग बढ़ते हैं, 46 नंबर सवाल है, वायु में लेड प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेवार है, तो वायु में लेड प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेवार है। राइट आंसर आपका होने वाला है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी आपका जवाब सही होने वाला है। अगला नंबर सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित गैसों में से कौन अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है, तो आप लोग का राइट आंसर होने वाला है CO2 जो है अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट होने वाला है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है कि कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहता है, तो कैथोड किरणों में जो है क्या उपस्थित रहता है, तो आप लोग का राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, निम्न में से कौन अक्रिय गैस है, तो याद रखिएगा आप लोग का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कौन अक्रिय गैस है, तो आप लोग याद रखिएगा जिनोन जो है वो क्या अक्रिय गैस है। 50 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन तत्व नहीं है, तो कौन तत्व नहीं है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा कौन तत्व नहीं होगा, तो आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका जल जो है ये क्या है, तो यौगिक है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, जल जो है वो यौगिक है, करेक्ट ऑप्शन आपका सी नंबर होने वाला है, आप सभी लोग याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, ये बताएंगे राइट आंसर क्या होने वाला है आप सभी लोग का। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, जल बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, 51 नंबर सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, तो कौन निम्नलिखित में से कौन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, तो राइट आंसर आपका होने वाला ब्रोमीन जो है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, ऑप्शन नंबर आपका डी जवाब सही होने वाला है। अगला नंबर सवाल आपके सामने है, 52 नंबर सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो राइट आंसर आपका होने वाला भौतिक परिवर्तन वह होता है जो पुनः अपनी अवस्था में वापस लौट सकता है, तो राइट आंसर होगा जल का, जमुना जो है वो क्या होगा, राइट आंसर आपका करेक्ट ऑप्शन डी होने वाला है। आगे बढ़ते हैं कि मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, तंत्रिका कोशिका। ये सब जो प्रश्न है बच्चों ये सभी लोग आप लोग याद भी कर लीजिएगा क्योंकि क्लास 10th में भी आप लोग को बहुत काम देगा। अगला नंबर सवाल है 54 नंबर, कोशिका भित्ति होती है, ये भी आपका क्लास 10th का ये क्वेश्चन है। तो कोशिका भित्ति जो होती है वो अर्धपारगम होती है, इसका मतलब समझ लीजिए आप सभी लोग, कोशिका भित्ति जो होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, तो आपका तेलीय कागज जैसा होता है ना, मान लीजिए कि कागज है उस पर तेल गिर जाता है तो थोड़ा बड़ा दिखाई देता है कागज के आर पार, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धपारगम। तो ऑप्शन नंबर आपका ये जवाब सही होने वाला है, याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है कि रंगीन प्लास्टिड कौन को क्या कहते हैं,
रंगीन प्लास्टिड को क्या कहा जाता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। याद रखिएगा ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है। ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है कि जीन बने होते हैं, बताइए आप लोग क्या होगा? तो जीन बने हुआ होते हैं, तो आप सभी लोग याद रखिएगा जो जीन है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन डीएनए के खंड से बना हुआ होता है, खंड से बना हुआ होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये जवाब सही होने वाला है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने है असीत है, बताइए आप लोग क्या होगा? तो असित क्या होता है? आप लोग कहेंगे कि एपिथेलियमस उत्तक होता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए जवाब होगा, एपिथेलियमस क्या होगा? उत्तक होगा। अगले नंबर सवाल में बढ़ते हैं। 58 नंबर सवाल आपके सामने दिया हुआ है बच्चों, कहता है कि पौधों की लंबाई किस उत्तक द्वारा बढ़ती है? तो पौधों की जो लंबाई है वह किसके कारण बढ़ती है? तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसका हम कन्फर्म नहीं है, लेकिन इसका राइट आंसर ऐसा होना चाहिए। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ऐसे होना चाहिए ए, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा इस सवाल को, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल है कि कोशिका न रक्त कोशिकाएं बनती है, तो रक्त कोशिकाएं कहाँ पर बनती है? तो आप लोग याद रखिएगा, पीली अस्थि मज्जा में बनता है, लाल अस्थि मज्जा में उपस्थिति में बनता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है। इनमें से सभी में बनता है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। 60 नंबर सवाल यह आपसे प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन कोशिका है ना बहुकोशिकीय जीव है, इसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती है? तो अमीबा तो एक कोशिकीय जीव है, यूग्लिना भी नहीं होगा आपका, क्लेमैडोमोनास नहीं होगा, तो अस्पायरोगैरा हो सकता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, अस्पायरोगैरा, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला नंबर सवाल आपसे यह पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन शीतरिक्त प्राणी है? तो शीतरिक्त प्राणी कौन होगा? तो राइट आंसर क्या होने वाला है आप सभी लोग का? तो आप लोग याद रखिएगा, मेढक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए जवाब सही होने वाला है आप सभी लोग का। अगला नंबर सवाल है निम्न में से कौन पुष्पीय पौधा है? तो कौन पुष्पीय पौधा है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, जब होगा एंजियोस्पर्म जो है ना, ये पुष्पीय पौधा हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल आपके सामने है 63 नंबर है कि भारत में हरित क्रांति के लिए सबसे मुख्य कारक क्या है? तो भारत में हरित क्रांति के लिए सबसे मुख्य जो कारक होगा, राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? तो आप लोग याद रखिएगा, सिंचाई की उचित व्यवस्था। मुख्य जब हुआ, जब हरित क्रांति हुआ तो उसके बाद क्या हुआ यहाँ पर? याद रखिएगा, मतलब अच्छी व्यवस्था की गई सिंचाई के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला आपके सामने सवाल आता है कि दलहन फसल को लगाने से खेत में किस तत्व की आपूर्ति होती है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, पूर्ति होती है। तो आप लोग कहेंगे राइट आंसर आपका होने वाला है, जब दलहन खेती हम लोग जब करते हैं तो उससे मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक बढ़ जाती है, मतलब अधिक हो जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। 65 नंबर सवाल आपसे यह पूछता है कि पौधों में पोषकों की आपूर्ति मुख्यतः होती है। पौधों में पोषकों की जो आपूर्ति होती है वह किसके द्वारा होती है? तो आप कहेंगे सूर्य प्रकाश के द्वारा होता है, डी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल है कि सुरक्षित भंडारण हेतु खाद्यान्नों में है ना नमी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो नमी की जो प्रतिशत मात्रा होती है वह 16 से 20% होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। 67 नंबर सवाल है कि दो या अधिक फसलों को एक भूखंड पर निश्चित कतार में उगाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो निश्चित कतार में उगाने की जो क्रिया को हम लोग बोलते हैं अंतर फसल उत्पादन। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, अंतर फसल उत्पादन। ऑप्शन नंबर डी आपका जवाब सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में कि फसलों के साथ उपजने वाले है ना फलों के साथ जो फसलों के साथ जो उपजने वाले जो अवांछनीय पदार्थ होते हैं, पौधे होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं खरपतवार कहते हैं। बी नंबर ऑप्शन आपका जवाब सही होने वाला है। अगला नंबर सवाल आपके सामने है नेपियर एक प्रकार का क्या है? तो नेपियर जो है आप एक प्रकार का है बैक्टीरिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है आप लोग का। अगला नंबर सवाल है कि साहीवाल एक नस्ल होता है, तो साहीवाल जो है वह नस्ल है, तो याद रखिएगा आप लोग क्या होगा, गायों का नस्ल है। अगला नंबर सवाल कहता है कि निम्न में से कौन संक्रामक रोग है? तो कौन संक्रामक रोग है बच्चों? तो इनमें से सभी संक्रामक रोग है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर है कि 2,4-D किसका समान उदाहरण है? तो आप लोग कहेंगे कि है ना पीड़कनाशक, ठीक है, पीड़कनाशक। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, पीड़कनाशक। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है कि बार बार कपकपी के साथ तेज़ बुखार आना किस रोग का लक्षण है? तो याद रखिएगा, बार बार कपकपी के साथ बुखार आना जो है ये बताता है कि मलेरिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, मलेरिया। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। 74 नंबर है सेल नाम किसने दिया था? तो सेल नाम जो है वो किसने? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया है, सी नंबर ऑप्शन।
अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि कोशिका का ऊर्जा अगर किसे कहा जाता है, तो कोशिका का ऊर्जा हाउस, पावर हाउस किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। डी नंबर ऑप्शन। अगला है कि 1 माइक्रो एम्पियर होता है, तो 1 माइक्रो एम्पियर बराबर क्या होता है, तो 10⁻⁻19 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, 1 माइक्रो मीटर बराबर। अगला नंबर सवाल है कि तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या कहलाती है, तो तंत्रिका ऊतक की जो इकाई होती है उसको हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, न्यूरॉन कहा जाता है। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है, तो रक्त को थक्का बनाने में जो है थ्रोम्बोसाइट्स, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला, थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए, 2 कोष्ठक के हृदय पाए जाते हैं, 2 कोष्ठक के जो हृदय है वो मछली में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। 80 नंबर सवाल है कि 5 जगत वर्गीकरण दिया गया है, तो याद रखिए आप लोग लिनियस के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है। तो जिन बच्चों को इसका पूरा पीडीएफ चाहिए, वो 81 025 82 657 पर मैसेज करेंगे आप सभी लोग। जिन बच्चों को वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। जो भी नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इसी प्रकार से क्लास 10th की भी पढ़ाई होगी। और ये 100% ओरिजिनल पेपर है, इसलिए आप सभी लोग क्या करेंगे, तो एक पेज लीजिए, उसमें आप लोग नंबर दे के क्वेश्चन का उत्तर लिख लीजिए। जो भी आपको पसंद आ रहा है, जो भी, तो आप लोग क्वेश्चन का नंबर देकर इसका उत्तर लिख लीजिए, ताकि आप लोग परीक्षा में लेकर जाएं, तुरंत लिखें, तुरंत आप लोग घर आएँ और अपनी क्लास 10th की पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से शुरू कर दे बच्चों। क्योंकि आप लोग शुरू कर चुके होंगे, ये 2-4 दिन आप लोग एग्ज़ाम के फेरा में कुछ व्यस्त हो चुके हैं, लेकिन बाद में इसके बाद आप लोग फ्री हो जाइएगा, तो आप लोग तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।